नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज है 27 जुलाई 2021। आज की महत्वपूर्ण खबरों और उन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आज का। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार वर्ष 2019 तक कृषि उत्पादों के निर्यात के मामले में विश्व में भारत की रैंकिंग क्या है। अभी ये रिसेंटली रिपोर्ट आई है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज़ द करंट रैंकिंग ऑफ इंडिया इन एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय ईयर 2019? फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ या टेंथ? तो सही आंसर इसका क्या है? नाइन्थ। एक्चुअल में क्या है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब समझते हैं? कृषि उत्पाद मतलब जो हम खेती करते हैं उससे जो भी उत्पादन होता है फसल का। अब कई तरह के फसल होते हैं, ठीक है, कई तरह के। जैसे कि एक होता है एक अनाज की फसल, ठीक है, जिन्हें ग्रेन्स कहा जाता है। और दूसरा क्या कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, यानी नगदी फसल, जिसमें गन्ना, कपास, ये रबर आदि ये होती हैं। तो बहुत सारी जो फसलें हैं, चाय वगैरह, वो सब हम क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। चावल का भी हम निर्यात करते हैं, सोयाबीन निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में। तो उस देशों की रैंकिंग जारी की गई कि कौन कितना ज़्यादा कृषि की उत्पाद को निर्यात करता है, किसके द्वारा? WTO के द्वारा। तो उसकी रैंकिंग में हम लोग कितने नंबर पे आ गए हैं? नाइन्थ, यानी हम टॉप 10 में आ चुके हैं। ठीक है, कितने में आ गए? टॉप 10 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। रिपोर्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिया इंटर्स WTO's टॉप 10 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट इन 2019 तक हम टॉप 10 में आ चुके हैं। ठीक है, अभी हमारी रैंकिंग कितनी है? नाइन्थ। नंबर 1 पे कौन है इस लिस्ट में? तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर कौन है? यूरोपियन यूनियन। क्या? तो अगली पेज पे देख लेते हैं, हिंदी में स्पष्ट है। ठीक है, देखिए जो है इस लिस्ट में यूरोपियन यूनियन क्या है? नंबर 1 पर है। यूरोपियन यूनियन कोई देश नहीं, पूरा यूरोप के 27 देश मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाते हैं, वो पहले नंबर पर है। अमेरिका दूसरे नंबर पे, ब्राज़ील तीसरे और चीन चौथे नंबर पर है। ठीक है, तो ये 4 देश भी याद रखिएगा, 4 नहीं वैसे यूरोपियन यूनियन याद रखिएगा। और भारत की रैंकिंग कितनी हो गई है? 9th। तो अब हम 9वें नंबर पर, जो हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ को दिखाता है कि कैसे हमारी दुनिया में ट्रेड हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है? WTO का काम क्या है भाई? WTO की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। क्या बोलते हैं बच्चा? विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में हुई थी। क्लियर है? याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, समझे? हाँ, 1995 में इसका जो है गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। बहुत सारे अन्य के भी हैं। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन का भी जिनेवा में है। ठीक है, और WTO का ही है। WHO का भी यहाँ पे क्या है? संगठन है। समझ में आ रहा है? तो WO से ख़त्म होने वाली जितनी संस्थाएं हैं सबकी सब कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में उसकी जो है हेडक्वार्टर है। गठन कब हुआ था? 1995। प्रश्न उत्तर क्यों गठन किया गया है? देखो क्या होता है कि 1990 के बाद जो है पूरी दुनिया में एक नया टर्म आया जिसे बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। क्या बोला जाता है बच्चा? ग्लोबलाइजेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण का जो सिद्धांत है उसमें ये होता है कि कोई भी देश किसी अन्य देश के प्रोडक्ट को अपने यहाँ आने से रोकेगा नहीं। मतलब पूरा बाजार, पूरा विश्व ही एक बाजार है और इसमें एक वस्तु जहाँ कहीं भी बनी हो किसी और अन्य देश में भी बेचा जा सकता है। इस कंसेप्ट को वैश्वीकरण कहा जाता है। ये 90 के बाद ये प्रचारित हुआ। तो इसमें होता क्या है? दो देश आपस में ट्रेड कर रहे हैं, मान लो, ठीक है, मान लेते कंट्री A है, कंट्री B है, दोनों आपस में व्यापार कर रहे हैं। इन दोनों के बीच कोई विवाद हो गया तो क्या होगा? विवाद का निपटारा करने के लिए कोई ट्रिब्यूनल होना चाहिए ना। तो बस सब अब समझ में आ गया। WTO का काम क्या है? पूरी दुनिया में व्यापार के जो नियम हैं वो तय करेगा। व्यापार नियम यानी ट्रेड रूल्स तय करेंगे। कहीं कोई अगर विवाद होता है तो उसका निपटारा करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, और साथ ही साथ ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे पूरे विश्व में व्यापार को बढ़ावा मिले। विश्व व्यापार को बढ़ाना है, वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ाना है। समझ में आ रहा है? एक दूसरे देश के बीच में व्यापारी विवादों को निपटारा करना, व्यापार को बढ़ावा देना, तरह तरह के रूल्स इस तरह के बनाना, ये इसका मोटो है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। समझ में आ गया? तो WTO का गठन कब हुआ था? फिर से देख लेते हैं, 1995, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा है। हेड कौन है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जान लीजिए, एंगोजी ओकोंजो इवेला जो है, नाम बड़ा अच्छा है, याद कर लेना। ठीक है, जलेबी की तरह नाम है। ठीक है, ये इसका लोगो है। और इसके रिपोर्ट के अनुसार भारत 9वें नंबर पे आ गया किस मामले में? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के एक्सपोर्ट में। अगर हम बात करें भारत में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है निर्यात, तो चावल निर्यात के मामले में भारत पहले नंबर पर आ गया है। आप पहले कभी
इस पे थाईलैंड हुआ करता था, थाईलैंड को हम पीछे छोड़कर चावल के निर्यात पे विश्व में पहले नंबर पर आ गए हैं, ये याद रखिएगा। समझ में आया, एग्जाम में प्रश्न बनेगा विश्व में चावल के निर्यात के मामले में नंबर 1 देश कौन है, तो कौन है, अपना भारत। ध्यान दीजिए, यहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे, यहाँ निर्यात की जगह अगर उत्पादन लिख दिया कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो चीन करता है। कौन करता है, चीन सर्वाधिक उत्पादन करता है, लेकिन जितना उत्पादित करता है उतना खुद ही खा जाता है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन चावल ज़्यादा पसंद करती है, तो बचता ही नहीं है निर्यात करने के लिए ज़्यादा। और भारत में चावल के विकल्प के रूप में गेहूं है, तो इसीलिए क्या होता है, चावल निर्यात पे भारत नंबर 1 है। समझ में आ गया। चावल का भारत में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, पश्चिम बंगाल करता है। कौन करता है, पश्चिम बंगाल, ये भी जान लीजिए। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा किसे कहते हैं, बॉल ऑफ पैडी किसे कहा जाता है, हाँ, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है धान का कटोरा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आज का। हाल ही में किस खिलाड़ी को पैरालंपिक यानी कि दिव्यांगों की खेल पर, जैसे ओलंपिक चल रहा है, अगर इसमें तो सभी जो स्वस्थ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग मतलब किसी न किसी एक अंग जिनका अपाहिज होते हैं, उनका भी खेल प्रतियोगिता होता है, उसे पैरालंपिक बोलते हैं। जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसे पैरालंपिक बोलते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, तो दिव्यांगों का खेल प्रतियोगिता। तो किस खिलाड़ी को पैरालंपिक में वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया, हु हैज़ बीन नेम्ड एज बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन इन डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी फॉर द ईयर ऑफ 2019। कौन है बच्चा, सही आंसर है प्रमोद भगत जी को ये पुरस्कार दिया गया है। देख लेते हैं, ये न्यूज़ है। प्रमोद भगत जी वर्ल्ड नंबर 1 पैरा शटलर हैं। पैरा शटलर मतलब बैडमिंटन खेलते हैं। समझ में आया। और क्या है, पैरा लग गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये अर्ध, पैरा का मतलब होता है अर्ध, यानी ये दिव्यांग है। तो दिव्यांग होकर ये बैडमिंटन खेलते हैं और दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं। ठीक है, और इनको प्रमोद भगत जी को क्या डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है 2019 के लिए। कौन सा, किस संस्था ने चुना है, तो विराट कोहली का फाउंडेशन है, उनकी एनजीओ है, उन्होंने इसे चुना है। ठीक है, मान लीजिए कभी पूछ लीजिए, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आज का। हाल ही में बीएस येदियुरप्पा ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग जानते ही होंगे। रिसेंटली बीएस येदियुरप्पा हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो सही आंसर इसका क्या है, कर्नाटक। कर्नाटक के वो मुख्यमंत्री थे, वो 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और 5 बार इक्को बार वो कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाए हैं। किसी न किसी कारण से या तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा है या तो उनकी सरकार गिर गई है। समझ में आ रहा है। इक्को बार वो जो है ठीक से प्रधानमंत्री मतलब मुख्यमंत्री 5 साल के लिए नहीं बन पाए। आइए देखते हैं उनके। ठीक है, ये हैं बीएस येदियुरप्पा जी। थोड़ा इमोशनल हो गए थे विधानसभा में इस्तीफा देते हुए। उन्होंने इस्तीफा किसको सौंपा, राज्यपाल को सौंपा। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत हैं। कौन है, थावरचंद गहलोत, जो अभी अभी हाल ही में राज्यपाल बनाए गए हैं। ठीक है, कर्नाटक की बात कर लेते हैं बच्चा। कर्नाटक दक्षिण का एक महत्वपूर्ण राज्य है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, बेंगलोर है। यहाँ के गवर्नर अभी रिसेंटली कौन बनाए गए हैं, थावरचंद गहलोत। अभी मुख्यमंत्री कोई नहीं है। ठीक है, जो कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा कल तक पता चल जाएगा और आपको मैं अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे बांदीपुर, बनेरघट्टा, अंशी, नागरहोल, कुद्रेमुख, ये सब के सब टाइगर रिजर्व भी हैं। ठीक है, टाइगर की संख्या के मामले में आपसे प्रश्न है एक कि सबसे ज़्यादा संख्या में टाइगर किस राज्य में है। किस राज्य में है बच्चा, मध्य प्रदेश में है। कितने हैं, 526 आधिकारिक तौर पर। ठीक है, अभी कोई पैदा हुआ वो अलग बात है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट। अब प्रश्न उठता है, हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा जो स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर है 524, वो कौन सा है, कर्नाटक। समझ में आया। तो कर्नाटक दूसरे नंबर पे है टाइगर की संख्या के मामले में। ठीक है, यहाँ नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, बांदीपुर, बनेरघट्टा, अंशी, नागरहोल और कुद्रेमुख। विश्व विरासत स्थल भी यहाँ बहुत सारे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हम्पी। हम्पी जो है इसकी स्थापना, हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की 14वीं शताब्दी में जो होते हैं, जब दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, विजयनगर डायनेस्टी। ठीक है, विजयनगर डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई थी, कब हुई थी, 1336 में। ठीक है, किसने स्थापना की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने की थी, हरिहर व बुक्का, ये राजा थे, दोनों भाई, इन्होंने स्थापना की थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो वो हम्पी थी। क्या थी, हम्पी। तो हम्पी आपसे प्रश्न बनेगा किस राज्य की राजधानी थी, तो विजयनगर की है। ठीक है, तो हम्पी, अब अगर आपने 50 रुपये का नया नोट देखा होगा तो उसके पीछे हम्पी के स्मारक रखे हुए। तो हम्पी का जो स्मारक है वो एक विश्व विरासत स्थल है। कल हमने विश्व विरासत स्थल को कवर किया था। एक नया रुद्रेश्वर मंदिर जो कि तेलंगाना में है, तेलंगाना का रुद्रेश्वर मंदिर शामिल हुआ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और आज की अभी न्यूज़ है, बहुत जल्द आपको जो है
कि एक और साइट जो है शामिल होने वाला है, तो जल्द अभी 39 है तो एक 40 होने वाला है। देखिए आज ही रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। यूनेस्को इस समय ताबड़तोड़ फैसले ले रहा है। दूसरा जो यहाँ का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वेस्टर्न घाट है। तीसरा है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर जो कि कहाँ पर है, जो है पट्टादकल में है। कहाँ पर है, पट्टादकल में विरूपाक्ष मंदिर है, ठीक है। ये चालुक्य साम्राज्य ने बनवाया था। तो किसने बनवाया था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी और वेस्टर्न घाट, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ठीक है। और यहाँ पे प्रमुख चोटी कौन सी है, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख वेस्टर्न घाट की एक प्रमुख चोटी है, याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कुद्रेमुख पीक किस राज्य में पाया जाता है, तो कर्नाटक में है। इकॉनमी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आप सोच रहा हूँ कि हर राज्य की जब बात होगी वहाँ की इकॉनमी की भी बात कर लेते हैं कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पैदा होता है। तो नंबर 1 इन प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, कर्नाटक सिल्क के प्रोडक्शन नंबर 1 है। पेपर यानी काली मिर्च के, और कॉफ़ी मतलब कहवा। तो ये 3 चीज़ के प्रोडक्शन में कर्नाटक नंबर 1 है। पेपर के प्रोडक्शन में कभी केरला हुआ करता, तब कर्नाटक ने केरल को बीट कर दिया है, ठीक है। तो ये बात थी कर्नाटक की। अगला देखते हैं, चौथा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है। अब कहोगे गुरुजी ये तो करंट का क्वेश्चन नहीं, तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन करंट में कुछ चीज़ें हैं जो इस क्वेश्चन को सार्थक बनाती हैं। यूरोपा इज अ सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट, यहाँ प्लैनेट सही है। शनि, बृहस्पति, अरुण वरुण किसका है, तो बच्चा ये बृहस्पति का है, जुपिटर का है, ठीक है। जुपिटर का है। देख लेते हैं क्या न्यूज़ है भैया। नासा सेलेक्ट स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट फॉर मिशन टू जुपिटर्स आईसी मून यूरोपा। हिंदी में देख लेते हैं। आपको पता है, हमको मुंह में दर्द हो जाता है कि बृहस्पति के एक चंद्रमा यानी कि वहाँ के जो सैटेलाइट है, मून है, मून मतलब सैटेलाइट मतलब उपग्रह, बृहस्पति के पास कुल 79 ज्ञात उपग्रह हैं, 79 नॉन सैटेलाइट हैं, दूसरा सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो उन 79 में से 3-4 बहुत महत्वपूर्ण है, उनमें से एक है क्या, यूरोपा। तो यूरोपा की जांच करने के लिए नासा क्या भेजेगा, यहाँ से यान भेजेगा। उस यान का जो मटेरियल कौन तैयार करेगा, स्पेस एक्स नामक कंपनी है। ये स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है। क्या है स्पेस एक्स, क्या है, एक प्राइवेट कंपनी। इसके फाउंडर कौन है, एलन मस्क। कौन है, एलन मस्क हैं। और एलन मस्क पूरी दुनिया के इस समय नंबर 1 बिलियनियर हैं। बिलियनियर मतलब ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क। तो स्पेस एक्स स्पेस टेक्नोलॉजी में उभरती हुई एक संस्था, और ये प्राइवेट संस्था है, सरकारी संस्था नहीं। तो स्पेस एक्स और नासा मिलकर क्या करेंगे, एक यान तैयार करेंगे, और वो यान जाके क्या करेगा, जो बृहस्पति का चंद्रमा है यानी बृहस्पति यानी जुपिटर की सैटेलाइट यूरोपा की क्या करेगा, परीक्षण करेगा। समझ में आ गया। तो जुपिटर के बारे में और जान लेते हैं भैया। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम है, आपको पता ही है। जुपिटर क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे पीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, येलो प्लैनेट। इसके पास जो है सैटेलाइट की संख्या कितनी है, 79, सेकेंड मोस्ट आफ्टर सैटर्न। शनि के पास 82 है और इसके पास 79 है। इंपॉर्टेंट सैटेलाइट कौन कौन से हैं, 79 में सबसे महत्वपूर्ण है गैनीमेड, क्योंकि गैनीमेड क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरा यूरोपा अभी चर्चा में, और तीसरा है कैस्टिलो, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो अगर आप देखें तो ये जो आपका तस्वीर है, तो यहाँ पर ये अर्थ का तस्वीर है। ये अर्थ की तस्वीर इसलिए लगाई गई ताकि आपको पता चले कि कितने बड़े बड़े उपग्रह हैं। तो देख रहे हैं अर्थ की से अगर तुलना करें तो अर्थ इतना है, तो यूरोपा इतना है, गैनीमीड इतना है। गैनीमीड तो ऑलमोस्ट शुक्र के बराबर, वो शुक्र कह रहे हैं, मंगल के बराबर है। इसकी साइज़ बहुत बड़ी है, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े उपग्रह, और ये कैस्टिलो है, ठीक है। कहाँ गया, हेरा गया, आए, अच्छा दूसरा क्वेश्चन आ गया। हाँ, ये कैस्टिलो है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये पृथ्वी का चंद्रमा है। तो ये सब चंद्रमा किसके हैं, बृहस्पति के हैं, ठीक है, समझ में। और इसका रेवोल्यूशन पीरियड बृहस्पति का कितना है, 11.9 ईयर्स, यानी लगभग 12 साल में एक चक्कर उस सूर्य का। जैसे सूर्य है, ये बृहस्पति है, तो यहाँ से घूम कर वापस यहाँ तक आने में कितना साल लगता है, 12 साल लगते हैं। पृथ्वी को कितना साल लगता है, 365 दिन लगभग लगते हैं, ठीक है। तो ये बृहस्पति के बारे में बात हुई। थोड़ा सा और जान लेते हैं नासा के बारे में, ठीक है। नासा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। भारत की स्पेस एजेंसी कौन है, इसरो। तो इसी तरह का वो नासा है। इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक है बिल नेल्सन, ना पूछा जाएगा। हेडक्वार्टर नासा का कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी, पूछा जा सकता है। नासा कब स्थापना हुई थी, 1958, कब होना पूछा जाए। स्पेस एक्स के फाउंडर जरूर पूछा जा सकता है, नोट करके रख लेना, एलन मस्क, ठीक है। कब स्थापना हुई थी नहीं पूछा जाएगा। स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस के रोपण को मंजूरी देने वाला विश्व में पहला देश कौन सा है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड टू अलाउ टू ग्रो जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस। देखिए राइस तो समझते ही हो, चावल, भात, हाँ,
ठीक है। राइस जो होता है वाइट वाला आप जो खाते हो, ठीक, वो किस चीज़ का स्रोत है वो बच्चा? वो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। क्या? कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पर। कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या होता है वहाँ? फैट भी होती है। ठीक है, ये होता है। मिनरल्स कोई होता है, यस थोड़ा बहुत मिनरल होता होगा, लेकिन उसमें एक चीज़ नहीं होती, क्या? विटामिन ए नहीं होता। ठीक है, क्या नहीं होता बच्चा? विटामिन ए की कमी होती है। और विटामिन ए आपको पता है शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो आप ज़रा सोचिए कि विटामिन ए क्या करता है। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल। आपको ना पता हो तो जान लो। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन ए का रेटिनॉल है, विटामिन बी का क्या है? थायमीन है, विटामिन सी का क्या है? ऐसे ऐसे करके अलग अलग उसका जो है एस्कॉर्बिक है। तो ऐसे ऐसे हर एक विटामिन का क्या होता है? एक रासायनिक नाम होता है, क्योंकि सभी विटामिन एसिड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एसिड होते हैं। हाँ, इसका फुल फॉर्म ही है वाइटल एमिनो एसिड। समझ में आया? विटामिन का फुल फॉर्म क्या है? वाइटल एमिनो एसिड। ठीक है, तो विटामिन ए रेटिनॉल इसका नाम है, और ये आँख की रोशनी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, आँख के लिए बहुत ज़रूरी होती है। समझ में आया? ठीक, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग होता है। तो अभी क्या हुआ है, जो वाइट वाले चावल उसमें विटामिन ए नहीं होता, तो क्या किया गया है? चावल के जीन में बदलाव किया जाएगा आर्टिफिशियल तरीके से। जीन, जिनको बायोलॉजी पता हो उनको पता होगा, जिनको बायोटेक्नोलॉजी वाले समझते होंगे। ऐसे समझिए कि हमारे शरीर की जो इकाई होती है, सेल होती है, उस सेल किससे बना होता है? सेल का केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन होता है। जीन मतलब सबसे मौलिक संरचना है। ठीक है, सेल के अंदर भी होते हैं। तो जीन में बदलाव कर दें तो डीएनए चेंज होगा, डीएनए चेंज कर देंगे तो कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। तो जीन में बदलाव करके क्या किया जा रहा है? विटामिन ए वहाँ पर क्या कर दिया जा रहा है? इन्फ्यूज़ किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो यानी कि ये जो गोल्डन राइस है ये विटामिन ए से जो है युक्त होगा। तो ये अभी पिछले साल यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा था कि गोल्डन राइस में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। समझ में आ गया? और वैसे भी ज़्यादातर जो पीली चीज़ होते हैं, येलो चीज़ होती है, उसमें क्या पाया जाता है? येलो फल, पीले फल जितने भी आप जानते हो सब में क्या होता है? सब में विटामिन ए होता है। ठीक है, तो इसके उत्पादन अगर हम बात करें, इसको ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब समझ रहे हो, ये आर्टिफिशियल तरीके से जो मॉडिफाई किया गया है, इसके उत्पादन को अलाउ करने वाला देश कौन सा है? फिलीपींस है। समझ में आया? तो इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, और इसके पहली मंजूरी विश्व में पहली मंजूरी देने वाला देश कौन सा है? फिलीपींस है। ठीक है, ये देखिए, ये फिलीपींस गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन के लिए अनुमोदन करने वाला दुनिया का पहला देश बना। ध्यान दीजिए, बहुत जल्द आप लोग देखिएगा बांग्लादेश भी इस लिस्ट में शामिल होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश में ट्रायल शुरू हो गए हैं, बस थोड़ा सा कार्यवाही बाकी है, वो बांग्लादेश दूसरा देश हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? विटामिन ए के होने से क्या होगा? बच्चों के अंदर जो माल न्यूट्रिशन है यानी कुपोषण है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। ठीक है, इसलिए विटामिन ए दिया जा रहा है। गोल्डन राइस के बारे में मैंने जो बताया यहाँ पे हूबहू वही लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिलीपींस की। ये ग्लोब है, ये भारत है आपको, ये चाइना है, तो ये इंडोनेशिया है। आपको दिख रहा है ये ग्रीन वाला दिख रहा है, ग्रीन वाला यही है फिलीपींस। तो कई सारे आइलैंड्स, बहुत सारे द्वीप हैं, उन समूहों को मिलाकर क्या कहा जाता है? फिलीपींस। फिलीपींस की जो राजधानी है उसका नाम है मनीला। क्या है? मनीला। और मनीला में कौन सी बैंक का हेडक्वार्टर है बच्चा? एडीबी। किसका हेडक्वार्टर है? एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अशोक लवासा जी, जिनकी कल एक पुस्तक हमने चर्चा की थी, एन ऑर्डिनरी लाइफ। ठीक है, तो ये सब जोड़ते रहा करें। देखिए खबर, अगर आप करंट जब पिछले 10, 12, 15 दिन से भी अगर फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो कि हर खबर एक दूसरे से रिलेटेड होती है, आप रिलेट करके याद कर सकते हो, ऐसे पढ़ने में मज़ा आता है। और फिलीपींस की मुद्रा क्या है? फिलीपीन पासो। ठीक है, पेसो है, फिलीपीन पेसो। वहाँ राष्ट्रपति उस प्रति नहीं पूछा जाएगा, पर याद रखिएगा राजधानी और पेसो उसके करेंसी। तो ये था फिलीपींस के बारे में। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। कुछ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो फिर से देखें, दोबारा देख लें, कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लिंक में आपको मिल जाएगा क्या? लिंक आपको ये पीडीएफ का कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का मतलब नहीं समझते हैं आप लोग, वीडियो देखते हैं तो वीडियो के ऊपर ऐसे जो भी लिखा रहता है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे जो है आपको एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी नोट्स वोट्स बनाने की कोनो ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।